हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसके बाद प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है, लड़का और लड़की के शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन सा उत्पन्न होता है, इसको भी जानेंगे। नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है सीमेन। हम लोग जानेंगे कि ये सीमेन क्या होता है। एक काम करते हैं, पीछे का एक स्लाइड दिखा रहे हैं जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर देखे थे, ठीक है ना। उस फिगर को थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेंगे। तो जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो हम लोग पूरा पढ़ ही चुके हैं ना। हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म बनेगा। टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म कहां जाता है, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस में से स्पर्म फिर कहां जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। वास डिफरेंस से जैसे स्पर्म आगे बढ़ता है तो आता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में। इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास जैसे ही स्पर्म आएगा तो यहां पर दो पीस सेमिनल वेजाइकल है ना। इस सेमिनल वेजाइकल से एक लिक्विड निकल पड़ता है। उस लिक्विड को कहते हैं उस लिक्विड को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। दोनों सेमिनल वेजाइकल से निकल जाता है एक लिक्विड, जिस लिक्विड को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और वो सेमिनल प्लाज्मा आता है इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास, जहां स्पर्म आ चुका है तो स्पर्म के साथ में मिक्स हो जाएगा सेमिनल प्लाज्मा। और जब स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्मा मिक्स होता है तो दोनों का मिश्रण कहलाता है सीमेन। दोनों का मिश्रण क्या कहला गया, सीमेन कहलाएगा। अब ये जो सीमेन है, स्पर्म बदल चुका है सीमेन के रूप में, इस इजैक्यूलेटरी डक्ट से आगे बढ़ता है और आता है कहां, यूरिथ्रा में। स्पर्म ये सीमेन के रूप में कहां आएगा, यूरिथ्रा में। लेकिन इस जगह क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और ये दो पीस क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड से भी सेमिनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड निकलता है और वो भी स्पर्म या सीमेन के साथ में मिक्स हो जाएगा। मतलब टेस्टिस में जब स्पर्म बनता है तो वह स्पर्म आगे बढ़ने के दौरान उस स्पर्म के साथ कुछ लिक्विड आके मिक्स हो जाएगा। उस लिक्विड को कहेंगे सेमिनल प्लाज्मा। और जब स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्मा मिक्स होता है तो दोनों का मिश्रण ही कहलाता है सीमेन। और स्पर्म जो है ना, वो सीमेन के रूप में इस पेनिस के यूरिथ्रल ओरिफिस से शरीर से बाहर निकलता है। सिर्फ स्पर्म शरीर से बाहर नहीं आता है, स्पर्म जो है वो एक घोल के साथ मिक्स होकर के एक लिक्विड के रूप में बाहर निकलेगा और वो लिक्विड ही कहलाता है सीमेन। स्पर्म के साथ जब सेमिनल प्लाज्मा मिक्स हो जाता है तो दोनों का मिश्रण कहलाएगा सीमेन। और ये सीमेन के रूप में ही स्पर्म मेल बॉडी से बाहर निकलता है। तो हम सीमेन का परिभाषा क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को सम्मिलित रूप से सीमेन कहते हैं। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, सीमेन कहते हैं। अब अभी वाले स्लाइड पर आते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर सीमेन के बारे में लिखा हुआ है, स्पर्म्स तथा सेमिनल प्लाज्मा को सम्मिलित रूप से सीमेन कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ सीमेन बराबर स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा। इस साइड में एक फिगर बना हुआ है यहां पर, जैसे ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या कहला गया, सेमिनल प्लाज्मा। इसमें क्या मौजूद है, स्पर्म। तो स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा मिक्स है और यही मिश्रण कहलाता है क्या, सीमेन। सॉरी, यही मिश्रण क्या कहला गया, सीमेन कहला गया। अब देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। सेमिनल प्लाज्मा का मुख्य संघटक फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम होता है। वो जो लिक्विड होता है ना सेमिनल प्लाज्मा, सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा की बात करते हैं। अगर हम सीमेन से स्पर्म को हटा दें, अगर सीमेन से हम क्या हटा दें, स्पर्म को हटा दें, तो जो लिक्विड बचेगा वो कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो तीन नाम याद रखना है।
फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम। सेमाइनल प्लाज्मा का केमिकल कंपोजिशन, सेमाइनल प्लाज्मा का रासायनिक संगठन क्या होता है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम होता है। ठीक है ना। इस फ्रुक्टोज को स्पर्म खाता है और एनर्जी प्राप्त करता है। स्पर्म को भोजन चाहिए ना, तो स्पर्म को भोजन चाहिए तो वो स्पर्म भोजन कहां से प्राप्त करेगा? सेमाइनल प्लाज्मा से प्राप्त करता है। ठीक है ना। इसके बाद सीमेन की प्रकृति क्षारीय एल्केलाइन होती है, जिसका पीएच मान होता है 7.5। आप सबको याद होगा कि किसी भी घोल का पीएच मान 0 से लेकर के 14 के बीच हो सकता है। ठीक है ना। अगर पीएच मान 7 है तो वह घोल उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय एल्केलाइन है। तो थोड़ा सा 7 से ज्यादा है 7.5, मतलब ये जो सीमेन है इसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय एल्केलाइन होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.5। इसके बाद सीमेन में लगभग 10% स्पर्म्स होता है। सीमेन में स्पर्म 10% होगा और 90% रहता है सेमाइनल प्लाज्मा। याद रखिएगा कि सीमेन में स्पर्म मात्र कितना? 10% होगा और 90% क्या होगा? सेमाइनल प्लाज्मा होता है। अब यहां पर क्या लिखा है? एक इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन हम किसको कहते हैं? सीमेन डिस्चार्ज। जब मेल के बॉडी से सीमेन बाहर निकलता है ना, तो हम इस घटना को कहते हैं इजैक्यूलेशन, यानी सीमेन डिस्चार्ज। एक बार जब सीमेन निकलता है तो उसमें लगभग 2 से 5 ml सीमेन बाहर निकलता है। एक बार जैसे सीमेन बाहर निकलेगा तो सीमेन की मात्रा कितनी होगी? 2 से 5 मिलीलीटर सीमेन, 2 से 5 ml सीमेन बाहर निकलता है, जिसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म का क्या मतलब है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 लाख। और 200 से 300 मिलियन का मतलब हो गया 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म होता है। यानी मेल बॉडी से जैसे एक बार सीमेन बाहर निकला तो सीमेन की मात्रा क्या होगी? 2 से 5 ml, लेकिन उसमें स्पर्म की संख्या कितनी होगी? 200 से 300 मिलियन, यानी कि जो है 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म एक बार के इजैक्यूलेशन में निकलता है। तो स्पर्म काफी ज्यादा छोटा होता है, इसलिए 2 से 5 ml सीमेन में 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म रहता है। ह्यूमन बॉडी का, मनुष्य के शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है, सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है। ठीक है ना। तो हम समझ गए कि स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो वो कहलाता है सीमेन। सीमेन में स्पर्म होता है 10%, सेमाइनल प्लाज्मा होता है 90%। सीमेन की प्रकृति होती है क्षारीय। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या कुछ होता है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स होता है। ठीक है ना। और जो एक बार जो सीमेन बाहर आता है तो उसकी मात्रा कितनी होती है? 2 से 5 ml, और उसमें स्पर्म कितना होता है? 200 से 300 मिलियन, यानी कि 20 करोड़ से 30 करोड़। ये सीमेन समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे कुछ टॉपिक है, जैसे कि हम लोग जानेंगे कि स्पर्मिएशन क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कि सेमिनेशन क्या होता है, फिर जो है इजैक्यूलेशन क्या होता है। ऐसा करते हैं, इधर साइड में हाँ थोड़ा सा हम फिगर बना बना करके जो है ना समझाने का कोशिश करते हैं। टेस्टिस के अंदर महीन महीन नली होती है, उस नली को क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में कितने तरह का सेल होता है? 2 तरह का। छोटा वाला सेल कहलाता है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और लंबा लंबा जो सेल होता है वो कहलाता है सर्टोली सेल, या उसको बोलते हैं नर्स सेल। जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक कट सेक्शन है, टीएस है, इसमें हमको कुछ लंबा लंबा सेल्स हमको दिखाई पड़ रहा है। ये हमको लंबा लंबा सेल दिखाई पड़ रहा है, और जो है ना कुछ हमको छोटा छोटा भी सेल्स दिखाई पड़ेगा। कुछ छोटा सेल और कुछ लंबा लंबा सेल हमको देखने मिलता है ना। ये सब जो है ये छोटा वाला सेल है। छोटे सेल को कहेंगे मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना। ये जो छोटा छोटा सेल बना रहे हैं ये है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और जो है ये जो लंबा वाला सेल है ना, इस लंबे सेल को कहते हैं
सर्टोली सेल। ये लंबा सेल क्या कहला गया? सर्टोली सेल कहला गया। ठीक है ना, तो हम इसको, ये जो लंबा सेल है ना, इसको क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल। इसको बोलेंगे सर्टोली सेल। ठीक है, ये जो मेल जर्म सेल है, नाम लिख दें क्या? लिख देते हैं। ये छोटा छोटा जो सेल है ना, इसको क्या बोलेंगे? मेल जर्म सेल। इसको बोल देंगे मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, या इसी को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये जो छोटा वाला सेल है स्पर्मेटोगोनिया, यही विभाजन करके बनाता है नया नया स्पर्म। यही नया नया स्पर्म है। और जो बिल्कुल नया नया स्पर्म होता है उसमें टेल यानी कि पूंछ नहीं पाया जाता है। उसको भोजन की आवश्यकता होती है सॉरी, उसको भोजन की आवश्यकता होती है। यही नया नया स्पर्म है, इसको भोजन की आवश्यकता होती है। बस ये जो नया नया स्पर्म बना, ये चिपक जाता है सर्टोली सेल से। ये सर्टोली सेल है ना, सर्टोली सेल से चिपक जाएगा। ये नया नया स्पर्म सर्टोली सेल से जाकर के चिपक जाता है। सर्टोली सेल में भोजन है और वो भोजन प्राप्त करता है नया बना हुआ स्पर्म। और स्पर्म भोजन प्राप्त कर करके इसमें क्या बन जाएगा? टेल बन जाता है, इसमें पूंछ बन जाता है। ठीक है ना। स्पर्म जब सर्टोली सेल से चिपक करके वहां से भोजन प्राप्त करता है तो धीरे धीरे स्पर्म में पूंछ बन जाता है, टेल बन जाता है। जैसे ही स्पर्म थोड़ा सा विकसित होगा, खाना पीना खा करके विकसित होगा, तो पहले किस किस तरह से खाना खा रहा था? वो सर्टोली सेल से बिल्कुल चिपक करके भोजन प्राप्त कर रहा था। सर्टोली सेल से बिल्कुल चिपक करके भोजन को प्राप्त कर रहा था। लेकिन जैसे ही स्पर्म थोड़ा सा विकसित हो जाता है, बस ये सर्टोली सेल से अलग हट जाता है। ये सर्टोली सेल से क्या होगा? अलग हट जाएगा। ये सर्टोली सेल से अलग हट जाएगा। नया बना स्पर्म सर्टोली सेल से चिपक करके भोजन प्राप्त करता है। लेकिन जैसे खाया पिया हो गया, थोड़ा सा विकसित हो गया, तो अब ये स्पर्म सर्टोली सेल से अलग हो जाएगा और अलग होकर के वहां से मूव करने लगेगा। तो स्पर्म को सर्टोली सेल से अलग होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या लिखा हुआ है? विकसित स्पर्म्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सर्टोली सेल से अलग होने की प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। नया बना हुआ स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में मौजूद सर्टोली सेल से चिपक करके भोजन प्राप्त करता है। लेकिन जब खाया पिया हो जाता है तो ये स्पर्म सर्टोली सेल से अलग हो जाएगा। जैसे सर्टोली सेल से अलग हुआ, यही अलग होने की प्रक्रिया कहलाता है स्पर्मिएशन। अगला है सेमिनेशन। अगला क्या है? सेमिनेशन। हम जानते हैं कि स्पर्म का निर्माण कहां होगा? टेस्टिस में होगा। टेस्टिस से स्पर्म जैसे बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा? एपिडिडर्मिस में। तो स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं सेमिनेशन। स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं सेमिनेशन। लिखा हुआ है स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर निकलने की प्रक्रिया को सेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है इजैक्यूलेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? इजैक्यूलेशन। ये इजैक्यूलेशन क्या होता है? जब मेल बॉडी से स्पर्म बाहर निकल जाएगा, किस पार्ट से बाहर निकलेगा? जैसे कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनेगा, फिर वहां से निकलेगा तो एपिडर्मिस में गया, फिर वहां से वास डिफरेंस में गया, वास डिफरेंस से इजैक्यूलेटरी डक्ट में गया, वहां तक जाते जाते उसमें सेमिनल प्लाज्मा मिक्स हो जाएगा और वो बन जाता है सीमेन। फिर ये सीमेन फिर आगे यूरिथ्रा में आएगा और यूरिथ्रा से होकर के, जो यूरिथ्रा तो पेनिस के बीच से होकर के गुजरता है ना, और पेनिस का जो अगला पार्ट है जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, वहां पर एक छिद्र है। छिद्र का नाम यूरिथ्रल ऑरिफिस या यूरिथ्रल मिटस। तो उसी छिद्र से होकर के सीमेन के रूप में स्पर्म बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मेल के पेनिस के यूरिथ्रल ऑरिफिस नाम के छिद्र के द्वारा सीमेन को मेल बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं इजैक्यूलेशन। क्या लिखा है? मेल के पेनिस के यूरिथ्रल ऑरिफिस द्वारा शरीर से बाहर सीमेन के निष्कासन की प्रक्रिया को इजैक्यूलेशन कहते हैं।
ये तीनों पॉइंट समझ में आया। स्पर्मिएशन का मतलब है विकसित स्पर्म सर्टोली सेल से अलग हो गया, यही है स्पर्मिएशन। सेमिनेशन का मतलब है टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल गया, इसको बोल दिए सेमिनेशन। इजेक्युलेशन क्या है? तो मेल के पेनिस के यूरिथ्रल ऑरिफिस के द्वारा सीमेन जब शरीर से बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं इजेक्युलेशन। आगे देखते हैं क्या है? इनसेमिनेशन अगला पॉइंट हो जाता है इनसेमिनेशन। अब ये इनसेमिनेशन क्या है? जब मेल का पेनिस फीमेल के वजीना में प्रवेश करता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान मेल के पेनिस से सीमेन निकलता है और वो सीमेन फीमेल के वजीना में पहुंच जाता है, यही प्रोसेस कहलाता है इनसेमिनेशन। जब इजेक्युलेशन की प्रक्रिया, इजेक्युलेशन का मतलब मेल बॉडी से सीमेन का बाहर निकलना, क्या है? इजेक्युलेशन। जब इजेक्युलेशन की प्रक्रिया फीमेल के वजीना में होता है तो हम इसी को कहते हैं इनसेमिनेशन। क्या लिखा हुआ है? मेल के पेनिस के यूरिथ्रल ऑरिफिस द्वारा फीमेल की वजीना के अंदर सीमेन के निष्कासन की प्रक्रिया को इनसेमिनेशन कहते हैं। यानी कि मेल के पेनिस के यूरिथ्रल ऑरिफिस से सीमेन बाहर निकले और ये सीमेन सीधा कहां चला जाए? फीमेल के वजीना में। यानी कॉपुलेशन के समय मेल का जो पेनिस है वो फीमेल के वजीना में प्रवेश करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपुलेशन। इस दौरान जैसे सीमेन निकलेगा तो सीमेन सीधा मेल बॉडी से निकलकर फीमेल के वजीना में पहुंच जाएगा, इसी को कहते हैं इनसेमिनेशन। और कॉपुलेशन या क्वाइटस या इंटरकोर्स क्या होता है? तो जब मेल का पेनिस फीमेल के वजीना में प्रवेश करता है तो पेनिस और वजीना के दीवार के बीच में एक घर्षण उत्पन्न होता है और इसी घर्षण को हम कहते हैं कॉपुलेशन। जब मेल का पेनिस फीमेल के वजीना में इंटर करता है तो वजीना के दीवार के साथ घर्षण उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं कॉपुलेशन। मेल के पेनिस का फीमेल की वजीना के साथ होने वाले घर्षण को कॉपुलेशन कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोग समझ गए। और हमारा जो आगे का टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है प्यूबर्टी। हम लोग जानेंगे कि ये प्यूबर्टी होता क्या है, प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अपने प्यूबर्टी स्टेज से गुजर रहे हैं। ये जो सभी बच्चे हैं ये अपने प्यूबर्टी स्टेज से होकर के गुजर रहे हैं। जब लड़कों का उम्र 13 से 16 वर्ष के बीच का होता है और जब लड़कियों का उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच का होता है, तो इस उम्र में लड़का और लड़की दोनों के शरीर में बहुत सारा परिवर्तन उत्पन्न होता है। और ये सब जो परिवर्तन है यही वो परिवर्तन है जो कि एक बाहरी ढांचा के रूप में लड़का और लड़की के शारीरिक बनावट में काफी ज्यादा अंतर कर देता है। यदि हम 5 साल के एक लड़का और 5 साल की एक लड़की को देखें तो उसके बॉडी का जो बाहरी ढांचा होता है उसमें बहुत ज्यादा का अंतर हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब 5 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की है, तो दोनों का आवाज का क्वालिटी लगभग एक समान रहेगा। पूरा बॉडी का जो ढांचा है ना वो लगभग एक जैसा दिखता है। वो बाहर से समझ में नहीं आएगा कि कौन लड़का है या कौन लड़की है। बाल वगैरह सब देख करके पता चल सकता है, लेकिन माना कि अगर बाल को समान साइज का कट कर दिया जाए ना तो फिर लड़का या लड़की में थोड़ा अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों का आवाज पतला ही रहता है। लड़की है तो उसके ब्रेस्ट का साइज भी छोटा ही रहता है। तो मतलब ये कि छोटा बच्चा जो होता है उसके शारीरिक बनावट में लड़का और लड़की के शारीरिक बनावट में बहुत ज्यादा का अंतर हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है तो फिर क्या होगा कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ वगैरह सब आना शुरू हो जाता है और लड़कों का जो आवाज है उसमें भारीपन आ जाता है, आवाज मोटा हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ लड़कियों का आवाज और भी ज्यादा पतला हो जाता है। लड़कियों में दाढ़ी मूंछ तो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में ब्रेस्ट थोड़ा साइज में बढ़ जाता है, यानी जो लड़कियों का जो स्तन है उसका आकार बड़ा हो जाता है। तब जाकर के
हमको लड़का और लड़की के शारीरिक बनावट में ज्यादा अंतर समझ में आता है। तो ये सब जो लक्षण है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का उत्पन्न होना, ठीक है ना, आवाज में भारीपन का आना, स्पर्म बनने लगना, ठीक है ना, स्पर्म बनने लगना, लड़कियों में जो ये सब लक्षण उत्पन्न हुआ कि आवाज का और ज्यादा पतला हो जाना, ब्रेस्ट का आकार बड़ा हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगना, ठीक है ना, ये सारा लक्षण कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का उत्पन्न होना, आवाज में भारीपन का आना, स्पर्म का निर्माण होने लगना, लड़कियों में लड़कियों का आवाज पतला हो जाना, ब्रेस्ट का आकार बड़ा हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न होने लगना, ओवम का मैच्योर होने लगना, ये सब लक्षण कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। किस उम्र में उत्पन्न होगा? जब लड़का का उम्र होता है 13 से 16 वर्ष के बीच, तो लड़कों में कुछ नया नया लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न हो जाएगा। जब लड़कियों का उम्र होगा 10 से 13 वर्ष के बीच, तो उसके शरीर में इस तरह का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न होने लगता है। तो जिस उम्र में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न होता है, उसी उम्र को हम कह देते हैं प्यूबर्टी स्टेज, जीवन काल का वह अवस्था जिसमें शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न होता है। हम जीवन काल के उसी अवस्था को कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। लड़कों के लिए प्यूबर्टी स्टेज का उम्र क्या है? याद रखना है 13 से 16 वर्ष के बीच का उम्र, और लड़कियों में प्यूबर्टी स्टेज का उम्र क्या है? 10 से 13 वर्ष के बीच का उम्र, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है प्यूबर्टी स्टेज। क्या है प्यूबर्टी स्टेज? जीवन काल की वह अवस्था जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न होता है, उसे प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। मेल या बॉय के लिए 13 से 16 वर्ष के बीच का उम्र प्यूबर्टी स्टेज का होता है। फीमेल या गर्ल के लिए 10 से 13 वर्ष के बीच का उम्र प्यूबर्टी स्टेज का होता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद कुछ लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। यहां पर है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। पहले जानते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है क्या। इसके बाद लड़कों में कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, लड़कियों में कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसको कहेंगे? जो लक्षण प्यूबर्टी स्टेज के दौरान उत्पन्न होता है। लड़का का उम्र जब 13 से 16 वर्ष के बीच का होता है, तो उस दौरान जो सब लक्षण उत्पन्न होगा, जैसे दाढ़ी मूंछ आने लगेगा, आवाज में भारीपन होने लगेगा, कंधा थोड़ा सा चौड़ा होने लगेगा, मांसपेशी मजबूत होने लगेगा, ठीक है ना, ये सब लक्षण जो उत्पन्न होने लगता है, ये सब लक्षण कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। लड़कियों में प्यूबर्टी स्टेज के दौरान यानी कि 10 से 13 वर्ष के बीच में जो सब नया नया लक्षण उत्पन्न होता है, ऐसे लक्षण को बोलेंगे लड़कियों का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का परिभाषा है वह लक्षण जो प्यूबर्टी स्टेज के दौरान उत्पन्न होता है, उसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब लड़का का कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, लड़कियों में कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखा जाता है, इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ए नंबर में लिस्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल और बॉय। लड़कों का कौन कौन सा द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फेस, चेस्ट यानी कि छाती, आर्मपिट यानी कि कांख तथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हेयर्स का निकलना। जब लड़कों का उम्र 13 से 16 वर्ष के बीच का होता है, तो उस दौरान उसमें बहुत सारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न होगा, जिसमें से एक है कि शरीर के कई अंगों में हेयर्स निकलता है, बाल उत्पन्न होने लगता है। जैसे फेस पर हेयर्स का मतलब क्या है? माथा जैसा बाल हो जाएगा? नहीं, दाढ़ी मूंछ वगैरह सब, ठीक है ना, दाढ़ी मूंछ वगैरह सब जो है ना, वो फेस का हेयर है, दाढ़ी मूंछ उत्पन्न होता है। चेस्ट, छाती में हेयर्स आना शुरू हो जाता है। आर्मपिट यानी कि कांख में भी हेयर्स निकलने लगता है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है कि जैसे पेनिस हो गया, पेनिस के आसपास का एरिया हो गया, ठीक है ना,
पेनिस हो गया, पेनिस के आसपास, पेनिस में से हेयर्स नहीं होता है, पेनिस में लगभग हेयर्स नहीं होगा, लेकिन पेनिस के आसपास का जो एरिया होता है वहां पर हेयर्स उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये एक लड़कों का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसके बाद कंठ का बड़ा होना, ये जो कंठ है ना जहां से आवाज उत्पन्न होता है, ये कंठ जो है ना साइज में बड़ा हो जाता है, जिसके कारण आवाज भारी हो जाता है। कंधा चौड़ा हो जाता है, और इसमें बहुत सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है नहीं, लेकिन याद रखना है कि मांसपेशी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मांसपेशी का निर्माण ज्यादा होने लगता है। इसके बाद जो है कई बार क्या होता है ना कि लड़कों का जो छाती है ना वहां पर कुछ कुछ गांठ बन जाता है, ऐसा लड़कियों में भी होता है। प्यूबर्टी स्टेज के दौरान लड़का हो या लड़की हो, कई बार क्या होता है कि छाती में जो है ना गांठ बन जाता है, गांठ। और चूंकि एक बचपन का उम्र होता है, वो एक बचपन का उम्र होता है, शरीर में होने वाले परिवर्तन को वो समझ नहीं सकता है, तो कई बार बच्चा सब डर जाता है। अब जैसे लड़कियों में पहली बार पीरियड आना शुरू हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया, तो उसको कुछ पता नहीं कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, तो वो डर जाती है, मम्मी से बातचीत करने लगती है, फिर मम्मी उसको बता देते कि ये एक नॉर्मल घटना है, सबके साथ होता है, ठीक है ना, सबके साथ होता है। तो कई बार छाती के अंदर गांठ बन जाता है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। लड़कों में क्या होता है कि टेस्टिस का आकार बड़ा होने लगता है, कोई एक टेस्टिस ज्यादा फूल जाता है, दर्द भी कर सकता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको लगने लगता है कि क्या किस तरह का ये परेशानी हो गया, किसको बताएं। अब इस तरह का बात किसी को लड़का बता भी नहीं सकता है, छोटा बच्चा है, डॉक्टर के पास भी कैसे जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाता है। तो अब कई बार क्या होता है कि फेस पर पिंपल्स वगैरह सब भी उत्पन्न होने लगता है, फेस पर जो है ना छोटा छोटा पिंपल्स निकलना शुरू हो जाता है। ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, प्यूबर्टी का ये निशानी है। अगर शरीर में जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ वगैरह सब आने लगे, फेस में ज्यादा पिंपल्स वगैरह सब निकलने लगे, ठीक है ना, पिंपल्स वगैरह सब आने लगे, या फिर छाती के अंदर में कुछ गांठ बन जाए, कुछ समय तक ये रहता है, कुछ समय तक रहेगा, हो सकता है कि वो 15 दिन 20 दिन महीना भर के लिए रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो फिर ठीक हो जाता है। टेस्टिस का आकार बड़ा होने लगे, तो ये सब जो परिवर्तन होता है, स्पर्म बनने लगेगा, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही है। अब यहां पर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन स्रावित होना। लड़कों के टेस्टिस से जो है ना मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल सेक्स हार्मोन बनने लगता है। रियल में यही हार्मोन है जो कि लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को उत्पन्न करता है। प्राय 13 साल के पहले लड़कों में यह हार्मोन बनता नहीं है। यह हार्मोन कहां पर बनता है? टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर जो एक फिगर भी बनाए थे ना कि टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में पाया जाता है दो तरह का सेल, लंबा वाला सेल सर्टोली सेल, छोटा वाला सेल स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। लेकिन उसकी दीवार के जस्ट बाहर क्या होता है? लिडिग सेल होता है, और लिडिग सेल ही बनाता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो लड़कों में इस तरह का हार्मोन बनने लगेगा और उसी हार्मोन के कारण सारा लक्षण उत्पन्न होता है। एक लास्ट पॉइंट है, मेल गेमेट्स या स्पर्म्स का निर्माण होने लगना। स्पर्म बनने लगता है, शरीर से सीमेन बाहर आने लगता है, ठीक है ना। अब पहली बार शुरू में सीमेन बाहर अगर आता है तो लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो जरूरी है कि जिनको जानकारी है, पेरेंट्स हो या फिर और जो भी जिनको जानकारी है, वो छोटे बच्चे को इस तरह का बात बता दे कि ये शरीर का नॉर्मल घटना होता है, इससे घबराने का नहीं है, घबराना नहीं चाहिए, ये तो होते रहेगा। तो मेल गेमेट या स्पर्म भी बनने लगता है। तो लड़कों का कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है इसको हम लोग देख लिए। आगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल और गर्ल। लड़कियों में कौन कौन सा द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होता है इसका भी एक लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आर्मपिट तथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हेयर्स का निकलना सॉरी, आर्मपिट यानी कि कांख में हेयर्स आ जाएगा, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है वल्वा के आसपास का एरिया, ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। अगले एक लेक्चर के बाद
इसके बाद का जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम लोग जानेंगे कि स्पर्म का निर्माण किस तरीके से होता है, कौन कौन सा हार्मोन वहां काम करता है, कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग सारे पार्ट्स को समझेंगे और हम लोग जानेंगे कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है। अभी याद रखना है कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है ना, उसको हम लोग वल्वा भी कहते हैं और उस एरिया में भी हेयर्स निकलता है। तो फीमेल में आर्मपिट और एक्सटर्नल जेनिटलिया में हेयर्स निकलने लगता है। आवाज का पतला होना, आवाज और भी ज्यादा पतला हो जाता है। ब्रेस्ट का बड़ा होना, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन स्रावित होने लगना। लड़कियों के शरीर में ये सारा जो परिवर्तन होता है ना, कौन उत्पन्न करता है? दो हार्मोन है जो ओवरी से स्रावित होता है। वो है कौन कौन सा? एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन स्रावित होने लगता है और यही हार्मोन है जो सारे परिवर्तन को उत्पन्न करेगा। अगला पॉइंट क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होना। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है तो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि तुरंत 2 मिनट 5 मिनट में हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये बड़ा टॉपिक है। फीमेल्स में, महिलाओं में, लड़कियों में एक घटना घटता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रत्येक 28 या 29 दिनों में यूट्रस का जो इंटरनल वॉल होता है, जिसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, वो टूट जाता है और वजीना से ब्लड निकलता है और ये प्रत्येक 28-29 दिन में रिपीट होते रहता है। ब्लीडिंग का जो समय होता है वो 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन हो सकता है, लेकिन ये प्रत्येक 28-28 दिन के बाद रिपीट हो रहा होता है। तो हम इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है आगे हम लोग बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी फिर आगे क्या है अगला पॉइंट? फीमेल गेमेट या ओवम का मैच्योर होने लगना। फीमेल गेमेट या ओवम लड़कियों के ओवरी में जन्म के पहले से ही पड़ा रहता है, लेकिन सारा ओवम इमैच्योर, अपरिपक्व होता है। कहने का मतलब है कि जब लड़की का जन्म होता है ना, जब घर में किसी बच्ची का जन्म होता है तो जन्म के टाइम से ही उसकी ओवरी में ढेर सारा ओवम पड़ा रहता है, लेकिन सारा ओवम अपरिपक्व होगा, इमैच्योर होगा। जब लड़कियों का उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच से होकर के गुजरता है तो उस दौरान जब ये सब हार्मोन निकलेगा ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तब जाकर के प्रत्येक 28 या 29 दिनों के बाद, इसको हम लोग 1 महीना बोल सकते हैं, हर महीने एक ओवम मैच्योर होता है जो ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आगे जाएगा। यदि वहां स्पर्म पहुंचेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न होने लगेगा। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, टॉपिक है, तो हम लोग अभी तो पढ़े हैं नहीं, लेकिन हम लोग अगले एक लेक्चर के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बढ़िया से जानेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी किसी टॉपिक में हमको जो है ना दिक्कत नहीं होगा। तो ओवम मैच्योर होने लगता है, ओवम बना हुआ पहले से ही रहेगा, ओवम मैच्योर होने लगता है। यहां हमारा ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं। वैसे नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमारा आज का टॉपिक यहां से जो है ना शुरू होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन समझे, प्यूबर्टी स्टेज को समझे और लड़का और लड़की के शरीर में कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न होता है इसको भी समझे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्पर्म बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और स्पर्म को बनाने में जो सब हार्मोन इन्वॉल्व होता है उसको भी जानेंगे। एक स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।